हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ऐसी युक्ति के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा हम अधिक मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम संधारित्र, और इसमें एक आकार है, हमारा प्रकार है, जिसे बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की अवस्थाएं किसे कहते हैं और इसमें हम धारिता का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसको हैं। हम क्या करते हैं, मेन रूप से दो प्लेट्स लेते हैं, ऐसी प्लेट्स जिनका आकार समान तरह का है। उन प्लेट्स को आमने सामने रखकर, जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है यहाँ पर, आमने सामने रखकर उनमें एक में आवेश देते हैं और दूसरे में प्रेरण की अवस्था के द्वारा आवेशों की उत्पत्ति का आभास करते हैं। जैसे माना हम पे दो प्लेट्स हैं, जैसे हमारा चित्र बना हुआ, देखिए दो प्लेट्स हमारे पास हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों का आकार समान तरह का है। माना दोनों का क्षेत्रफल जो बन रहा है हमारा वो ए क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर ए मान लिया हमने, दोनों समान तरह के। दो इसका एरिया, इसका भी हमारा ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स में पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। आवेश देने के पश्चात यह आवेश में फैल गया है और प्रेरण की अवस्था, जिससे कि स्थिति प्रेरित हो रही है, पास रखी दूसरी प्लेट पर हमको इसी तरह से यहाँ पर जितने आवेश हमारे बन रहे हैं उतने आवेश यहाँ पर ऋणावेशित अवस्था में प्राप्त हो गए। धन जितने उतने यहाँ पर ऋण मिल गए हमको। और ये भाई ये ऋण कैसे आ गए, क्या आ गए, इसको बैलेंस करने के लिए हम ये बोलते हैं कि इसके बाहर से भी हमको प्लस आवेश इतने ही मिल रहे हैं जिन आवेशों को पृथ्वी से संपर्क होने के कारण पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन इन आवेशों, इन धनावेशों को निरस्त कर देते हैं। या ऐसे बोलें कि संपूर्ण धनावेश हमारे अर्थ में चले जाते हैं, या ऐसे बोलें कि अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्हें निरावेशित कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं, जिससे बाहर हमें कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा है ना। यदि ये अर्थिंग ना होती तो यहाँ आवेश दिखाई देते, अर्थिंग होने से संपूर्ण आवेश यहाँ चले गए हैं। अब सारे आवेश इसके बीच में ही उपस्थित हैं। इस युक्ति को, जिसमें हम समान तरह की अवस्थाएं प्लेट लेकर बनाते हैं, है ना, इसमें हम एक प्लेट को आवेश देकर उसका आकार बदले बिना दूसरी प्लेट को लाने के पश्चात हम यहाँ पर अधिक आवेश एकत्र करने की अवस्था बनाते हैं। इसी स्थिति को जो बन रही है हमारी, क्योंकि यहाँ हमारी प्लेट समांतर हैं, है ना, तो इसलिए इसको नाम दिया गया हमारा समांतर प्लेट। प्लेट है हमारी ये बन रही समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। अब इस युक्ति जो बनी है हमारी, इस युक्ति के द्वारा हम यहाँ पर मान निकालने का प्रयास करेंगे। पहले आप नोट लिखिए, अपना नोट बनाइए, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। मैं आपको बताने के साथ नोट्स भी बनवाता हूँ, जिससे आपकी स्थिति एग्ज़ाम के लिए भी, या आपके जो सिलेबस है, क्लास का सिलेबस, वो भी आपका पूरा होता रहे। तो आप लिखिए ज़रा इसको। इसमें धातु की दो एक समान प्लेटें होती हैं जिन्हें अत्यंत निकट रखा गया होता है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जबकि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्लेट ए को आवेश देने पर प्लेट बी में प्रेरण के कारण अंदर माइनस क्यू, जबकि बाहर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाह्य आवेश को पृथ्वी के संपर्क में होने से पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन निरस्त या निरावेशित कर देते हैं, जिससे दोनों प्लेटों में बराबर लेकिन विपरीत आवेश रह जाता है। इस प्रकार की युक्ति समांतर
प्लेट संधारित्र कहलाती है। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा, तो ये चित्र बना हुआ है सामने यहाँ पर, ये चित्र सारी उस तरह की स्थिति को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे आवेश प्लस हैं, यहाँ आवेश हमारे माइनस हैं, है ना। तो जो बल रेखाएं चलेंगी, हम जानते हैं बल रेखाएं सदैव प्लस आवेश से माइनस की तरफ चलती हैं, अतः बल रेखाएं हमारी यहाँ चलेंगी, इसके भीतर बल रेखाएं यहाँ चलेंगी, ये बल रेखाएं यहाँ से यहाँ चलेंगी, ये भी यहाँ से यहाँ चलेंगी, बल रेखाएं लगातार हमको प्लस से माइनस की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना, संपूर्ण बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर, मतलब जो क्षेत्र की दिशा रहेगी, जिसे बोलेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो रहेगी हमारी, वो प्लस से माइनस की ओर इस तरफ होगी, ये दिशा रहेगी, इसे हम ई बोलेंगे। ई फॉर इंटेंसिटी, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, दिशा इसकी यहाँ पर रहेगी। लिखिए कॉपी में इसमें कि इस अवस्था में प्लेट P जो कि धनात्मक है से प्लेट Q जो कि ऋणात्मक है की ओर बल रेखाएं चलती हैं, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी प्लेट P से प्लेट Q की ओर होती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चित्र बना है, इस चित्र में हमने मान लिया कि दोनों प्लेट जो बन रही हैं हमारे, इनका एरिया A है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो बन रही है हमारी P से D तक की, P से Q तक की डिस्टेंस, ये माना स्मॉल d है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखेंगे बीच की दूरी बराबर स्मॉल d। एक और चीज़ कि इन प्लेटों में आवेशों को डालने के बाद इसका घनत्व कितना बन रहा है, उसे बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व हम ये मानते हैं माना कि आवेश पृष्ठ घनत्व, इसे हम सिंबल सिग्मा से दिखा रहे हैं, यह है हमारा दोनों प्लेटों में उपस्थित आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा। यहाँ होगा हमारा ये प्लस के रूप में, यहाँ होगा माइनस के रूप में। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है जब हम गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे, उस स्थिति में कि सिग्मा जो मिलता है हमको, वो मिलता है Q/A से, ये सूत्र बनता है हमारा। इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो इस अवस्था में हमारा Q ना हो कि स्मॉल q है, अतः जो हमारा घनत्व रहेगा सिग्मा, उसका मान यहाँ पर स्मॉल Q/A हो जाएगा। इसको आप नंबर 1 मान लेंगे। लेकिन जो हमारा सिग्मा इसका रहेगा वो भी यही रहेगा Q/A, लेकिन यहाँ पर हमारा आवेश प्लस है तो प्लस Q/A, मतलब सिग्मा यहाँ प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ सिग्मा हमारा माइनस होगा क्योंकि हमारा आवेश यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन मान वही रहेगा Q/A, मान वही रहेगा। ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पर नीचे कि दोनों प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व, दोनों प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा नीचे लिखिए सूत्र सिग्मा इक्वल टू कैपिटल Q/A से कैपिटल Q/A से इस अवस्था में आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू स्मॉल Q/A, समीकरण 1 बोल लीजिए इसको, स्मॉल Q/A समीकरण नंबर 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, इसमें हम ये हमने निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि यहाँ अंदर तीव्रता कैसे निकालें। भाई हमें E का मान निकालना है कि जब बल रेखाएं चल रही हैं हमारी, यहाँ पर बल रेखाएं, अब इससे भी बल रेखाएं उत्पन्न हो रही होंगी, इससे भी, क्योंकि जो क्षेत्र बन रहा है हमारा इन आवेशों का भी बनेगा, इसका भी बनेगा। ऐसी अवस्था में बल रेखाओं का
से मिलने वाली जो तीव्रता हमारी रहेगी, उस तीव्रता का मिश्रण हमें यहाँ मिलेगा, जिसे हम परिणामी बोलते हैं, हमें यहाँ मिलेगा। तो माना हम पे बिंदु एक O बिंदु है जो बीच में है, मिड में है, तो इस मध्य बिंदु पर हम यहाँ बीच के बिंदु पर हम परिणामी तीव्रता निकालना चाहेंगे। तो माना जो हमारी तीव्रताएं दोनों के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, एक के द्वारा माना E1 है, देखिए माना प्लेट P के द्वारा उत्पन्न तीव्रता E1 तथा Q के द्वारा उत्पन्न तीव्रता E2 है। E2 है। अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2, इसको नंबर 2 मान लीजिए। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम ये मानते हैं, माना कि जो हमारा बीच की अवस्था है ना, इस बीच की स्थिति में प्लेटों के बीच में हमको यहाँ पर एक माध्यम मिल रहा है, कोई माध्यम, जिस माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो माना कैपिटल के, ये जानते ही हैं कैपिटल के, ठीक। ऐसी स्थिति में हमने गॉस प्रमेय जब पढ़ी थी पीछे, तो हमने किए थे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, तो वहाँ हमारी आई थी अचालक शीट द्वारा उत्पन्न तीव्रता का सूत्र। तो हमारी जो सीट हमारी बनी है ना, ये सीट हो चाहे चादर हो या प्लेट्स हों, बात एक ही बनती है हमारी। उन प्लेटों की स्थितियाँ हमारी यहाँ पर अचालकीय हैं, तो हम आवेश जहाँ डालेंगे आवेश वहाँ पर जमा हो जाएंगे हमारे। ऐसी स्थिति में इन अचालकीय शीटों या प्लेटों के द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं जो रहेंगी हमारी, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से जो पीछे किया था हमने, वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के, ये हमारा सूत्र पीछे हमने किया था जब हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग निकाल रहे थे। उसमें निकाल रहे थे अचालकीय शीट द्वारा उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक, तो हमारा ये आया था। अब इन मानों को, जो मान हमारा बन रहा है, इस मान की अवस्थाओं को लेकर हम यहाँ पर E1 और E2 का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है दोनों की समांतरा की बन रही है, इसलिए दोनों का सिग्मा भी समान रहेगा, के समान रहेगा। ये तो नियतांक है ही हमारा। जो नियतांक हमारा ये रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखिए अब, माना दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम भरा है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, अतः गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से अचालक शीट द्वारा उत्पन्न तीव्रता के सूत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के का प्रयोग करने पर दोनों प्लेटों के द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के, इसको आप नंबर 3 मान लेंगे। तो लिखिए नीचे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान 2 में रखने पर
E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के प्लस सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैपिटल के, दोनों की वैल्यूज रख दी यहाँ पर हमने, दोनों का मान समान तरह के हैं इसलिए दोनों मान समान आए हमारे। इनको यदि जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 तो मिलेगा हमको परिणामी। इम्प्लाइज दैट, लिखिए इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ उसका, सिग्मा अपॉन अपसाइन नॉट कैपिटल के, सिग्मा अपॉन अपसाइन नॉट कैपिटल के, ये समीकरण नंबर 4 आ गया हमारा। ठीक है ना, ये तो हमारा तीव्रता हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें हम। अब जो हमारा मान है समीकरण नंबर 4 का, उस 4 में हम सिग्मा का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 से पुट करते हैं। तो लिखिए नीचे, समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 4 में 1 का मान रखने पर E, लिखिए E इक्वल टू सिग्मा के स्थान पे ये मान Q अपॉन A अपसाइन नॉट कैपिटल के, ये 5 आ गया आपका। E इक्वल टू Q अपॉन A अपसाइन नॉट कैपिटल के, हमारा समीकरण नंबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारी स्थिति बनेगी यहाँ पर, इस E जो मिला है हमको, इस E के अनुसार हमें यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना चाहेंगे। तो एक सूत्र बनता है हमारा, जिस सूत्र में हम तीव्रता के साथ विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वो हमने पीछे पढ़ा था, जिसे कहते हैं विभव प्रवणता का सूत्र। E इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस में था हमारा ना। तो उसी तरह से जो स्थिति बनती है हमारी, यहाँ पर E को E शो करते हैं लेकिन डेल वी को हम V लिखते हैं सामान्यतः, और डिस्टेंस को यदि हम D लिख दें, ऐसी स्थिति में E इक्वल टू वी अपॉन डी हमारा प्रवणता का सूत्र बन जाता है। उसको लेके हम यहाँ पर मान निकालना चाहेंगे। तो लिखिए नीचे, सूत्र विभव प्रवणता से E इक्वल टू वी अपॉन डी, E इक्वल टू वी अपॉन डी implies that विभवांतर V इक्वल टू E इंटू डी, implies that विभवांतर V इक्वल टू E इंटू डी, ये समीकरण नंबर 6 बन गया। आप नंबर 6 नीचे लिखिए फिर, समीकरण 6 में समीकरण 5 का मान रखने पर, समीकरण 6 में समीकरण 5 का मान रखने पर V इक्वल टू, जहाँ पर E के स्थान पे समीकरण नंबर 5 Q अपॉन A अपसाइन नॉट कैपिटल K और इंटू स्मॉल d, ये हमारा नंबर 7 बन गया। V का मान आ गया है, ये हमारा V आ गया। V मीन्स विभवांतर जो दोनों के प्लेटों के बीच में उपस्थित रहेगा। अब देखिए हमारा एम क्या है, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि धारिता के लिए सूत्र बनता है हमारा C इक्वल टू Q अपॉन V। उस सूत्र के लिए हमको V मिल गया, क्यों हमें पहले से मिला हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर V निकाला। ठीक है ना। तो अब हम सूत्र हम जानते हैं कि धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। इसको हम यदि 8 मान लें और 8 में मान रखें नंबर 7 का, तो हम C का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखिए नीचे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V, समीकरण 8। समीकरण 8 में समीकरण 7 का मान रखने पर धारिता C इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन A अपसाइन नॉट K
ये वैल्यू रख दी इसकी हमने, ये भी बटे में था तो ये पूरा पार्ट बटे में आ गया इसका, बाकी सारी स्थिति वही बनी हुई है हमारी, क्यू ऊपर एक ऊपर ही है। अब इस क्यू से ये क्यू ऊपर है और ये बटे में है तो ये कट गया, ऐसे देखिए ये कट गया, ये काट दिया इसको, और जो थर्ड पार्ट है जाएगा उल्टा होके ऊपर, तो ऐसी स्थिति बनेगी हमारी इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू ए अपसाइन नॉट कैपिटल के अपॉन यहाँ बचा डी, ये बन गया। या इसको यदि व्यवस्थित करना है आपको तो लिखिए इस ढंग से कि C इक्वल टू के अपसाइन नॉट ए अपॉन डी। बात एक ही है हमारी, बात इसलिए एक है क्योंकि सारी राशियाँ हमारी गुणा के रूप में हैं, अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पर हमारा। ए अपसाइन नॉट के ये गुणा के रूप में है तो हम इसको व्यवस्थित रूप से, ये रूप ज़रा सही लगता है हमारा, के अपसाइन नॉट ए अपॉन डी, तो हम इस ढंग से लिखते हैं इसको। बात एक ही है हमारी, समीकरण नंबर 9। तो समीकरण नंबर 9 से हमको धारिता मिल गई। कौन सी अवस्था में? जब बीच में एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, बीच में भरा है एक डाइलेक्ट्रिक जिसका परावैद्युतांक हमारा कैपिटल के है, तो हमें इसी का ये मिल गया। समीकरण 9, प्लेटों के बीच किसी माध्यम की उपस्थिति में धारिता का सूत्र है। धारिता का सूत्र है। तो ये तो हमारा कैसे हो गया। अब एक स्थिति बनती है हमारी कि यदि माध्यम जो बन रहा है हमारा वो निर्वात या वायु हो, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट स्थिति बनती है हमारी, नियत अवस्था बनती है। तो उसके लिए हम इस के मान को 1 प्राप्त करते हैं। तो मैं लिखाया था पीछे कि यदि निर्वात या वायु की स्थिति बने तो उसका परावैद्युतांक हमारा कैपिटल के इक्वल टू 1 होता है। सर तो लिखिए नीचे, निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक कैपिटल के इक्वल टू 1 तथा माना धारिता बराबर C नॉट तो निर्वात के लिए समीकरण 9 से C नॉट इक्वल टू अपसाइन नॉट ए अपॉन डी, अपसाइन नॉट ए अपॉन डी, इसे नंबर 10 मान लीजिए आप। और यहां पर लिखिए जो कि निर्वात या वायु की उपस्थिति में धारिता का सूत्र है। तुमने 2 मान निकाल दिए यहां पर, जिससे हमें यह प्राप्त हो गया कि यदि माध्यम कोई दूसरा हो, कोई भी हो, तो सी का मान हम इस ढंग से निकालेंगे। लेकिन यदि माध्यम हमारा निर्वात या वायु हो जाए तो हम सी का मान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों मान निकाल दिए। अब एक स्थिति बनती है हमारी जिसके अनुसार हम इस सी मतलब किसी माध्यम के लिए धारिता और C नॉट मतलब निर्वात के लिए धारिता, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि हमारी स्थिति ऐसे बन जाए, जो प्लेट हमारी थी, जो आपको ऊपर दिखाया गया है ना, ये जो प्लेट हमारी बन रही है, ये प्लेट, ये देखिए, इन प्लेटों के बीच में यदि माध्यम कोई माध्यम भरा हो जो निर्वात या वायु के अतिरिक्त है, ऐसी स्थिति में हमको मान मिलेगा समीकरण नंबर 9। और यदि बीच में जो माध्यम हमारा बन रहा है वो निर्वात या वायु हो जाए तो मिलेगा हमको समीकरण नंबर 10। दोनों जो अवस्थाएं हमारी बन रही हैं, दोनों इसकी धारिता के व्यंजक हैं या सूत्र हैं। ठीक है। अब हमें एक चीज़ निकालनी है कि हमें यदि दोनों अवस्थाएं दी हों तो हम इनके बीच में संबंध किस तरह से स्थापित करेंगे कि जो C किसी माध्यम के लिए मिल रहा है और C नॉट जो किसी निर्वात या वायु की अवस्था के लिए मिल रहा है, दोनों अवस्थाओं में क्या संबंध होता है वो हम निकालना चाहेंगे। तो लिखिए ऊपर राइटिंग ऊपर से, अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता
तथा निर्वात की उपस्थिति में धारिता में संबंध तो ये संबंध है हमारा। अब देखिए इस संबंध के लिए हम करते क्या हैं, हमें जो इक्वेशंस मिल रखी हैं समीकरण नंबर 9 और 10, हम दोनों को डिवाइड करते हैं अब। तो देखिए नीचे समीकरण 9 में समीकरण 10 का भाग देने पर, समीकरण 9 में समीकरण 10 का भाग देने पर हमें मिलेगा, देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, C/C0 इक्वल टू, पहले पूरा C का मान हमारा क्या है, K अपसाइन नॉट A अपॉन D, और यहाँ पर है हमारा अपसाइन नॉट A अपॉन D। तो जो ये वाला पार्ट हमारा बन रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस पूरे पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा हमारा, ये काट दिया इसको हमने, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया केवल कैपिटल K, जो क्या है माध्यम का पराबद्धतांक है। ऐसी स्थिति में मिला हमको एक सूत्र, लिखिए इसको पहले, भाग देने पर C/C0 इक्वल टू K अपसाइन नॉट A अपॉन D अपॉन अपसाइन नॉट A अपॉन D। इसे कोष्टक में कर दीजिए जिससे आपको काटने में दिक्कत ना हो, और काटने के बाद यहाँ मिल गया हमको K। फिर नीचे लिखिए इम्प्लाइज दैट C/C0 इक्वल टू कैपिटल K। ये नंबर 11 आ गया हमारा, और नीचे लिखिए समीकरण 11 से C इक्वल टू कैपिटल K C0, ऐसे लिखिए, ये 12 हो गया। ये 12 हो गया समीकरण 12। तो जो हमारी समीकरण 12 है, इससे हमें यह ज्ञात होगा, ये चल रहा है पता कि C और C0 में संबंध क्या है। इसके अनुसार लिखेंगे हम कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा हो, तो उस माध्यम की धारिता, उस माध्यम के लिए धारिता बीच में निर्वात भरे होने पर प्राप्त धारिता के K गुना होती है। तो लिखिए नीचे समीकरण 12 से यह ज्ञात होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी माध्यम के भरे होने पर धारिता, निर्वात भरे होने पर प्राप्त धारिता के कैपिटल K गुना होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में मेन रूप से आपको ध्यान देना है कि हमें पहले लेनी है 2 प्लेट्स, एक प्लेट में आवेश प्रवाहित करना है, उसके बाद निकालना है इनका आवेश पृष्ठ घनत्व। उससे हमें गॉस प्रमेय के अनुसार मिलने वाली जो तीव्रताएं हमें मिलती हैं, जैसे हमने अनुप्रयोग किए थे उनके, उसके अनुसार दोनों प्लेटों की तीव्रताएं निकालने के बाद इनके मध्य बिंदु पर हमको एक तीव्रता निकालनी है, वो हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। उससे हम V का मान निकालेंगे प्रवणता के रूप में। V जो मिलेगा हमको, उस V के को रखेंगे हम C इक्वल टू Q/V में, उससे हमें C मिल जाएगा। जो हमें C मिलेगा वो हो सकता है किसी माध्यम के लिए और हो सकता है किसी निर्वात या वायु की अवस्था के लिए। तो दोनों अवस्थाओं के लिए निकालने के पश्चात यदि हम दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमें एक संबंध मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो कठिन नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप केवल समझना है इसको, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।